श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और बेहद खास विषय रखा हुआ है हमने आज इस परिचर्चा में डिस्कशन के लिए। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.एस. वर्मा, आप डीन हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से, और साथ ही साथ हमारे साथ आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीष जैन, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और हम बता दें कि इस समय सबसे अधिक चर्चा जिस बात की हो रही है वो हो रही है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के। तमाम भ्रम है और बहुत सारी अफवाह भी इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के है। तो डॉक्टर आर.एस. वर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये नया वेरिएंट क्या है और इसको लेकर के हमारे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में क्या तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है वो एक कोरोना का वेरिएंट है, इसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। ओमिक्रॉन नाम का एक वेरिएंट वायरस है जो ऐसा कहते हैं कि ये तीसरी लहर इसकी आने की संभावना जनवरी फरवरी में है, जिसको लेकर जो है ये वेरिएंट है ये काफी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है इसकी, जो है ऐसा कहते हैं। क्योंकि अपने यहाँ तो अभी केस सागर में नहीं आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, लेकिन जहां भी आए हुए इस केस जो है ये फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन इसके लक्षण कम हैं। जी, इसके तैयारियों के बारे में हम आपसे और आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर मनीष जैन साहब, आपको हम आमंत्रित करते हैं चर्चा में और आपसे ये जानना चाहेंगे, नया वेरिएंट है, इसको लेकर के अभी बहुत कम रिसर्च हुआ है, बहुत कम जानकारी हमारे पास है, लेकिन जो भी उपलब्ध जानकारी हमारे पास है आज के डेट में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और इसका प्रसार क्या वास्तव में बहुत ज्यादा है। अभी ओमिक्रॉन के ऑलमोस्ट 60 कंट्री में जो WHO के एज पर WHO आज तक लगभग में 60 देशों में इसके मरीज पॉजिटिव आए हैं। जो वेस्टर्न कंट्री है स्पेशली जो जहां से चीजें शुरू होती है, चाहे कोविड फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, इसके पहले भी जितनी लहर आई है, जितनी वेव्स आई हैं, उनमें वेरिएशन यही देखा गया है कि सबसे फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री से शुरू होता है, अमेरिका यूरोपियन कंट्री से शुरू होता है और उसके 2 से 3 महीने में वो चीजें फिर अपने देश में भारत में स्टार्ट होती है। 1 में भी ऐसी हुआ, सेकंड में ही हुआ, थर्ड में अभी जो रिसेंट जो चीजें आई हैं वो है कि वर्ल्ड में ओमिक्रॉन जो इसके वायरस, जो जितने भी वायरस होते हैं, जैसे कोविड वायरस है, वायरल डिसीज है, जितने भी वायरस होते हैं उनकी एक खासियत ये होती है कि वो अलग अलग फॉर्म में वो म्यूटेशन करके अपने फॉर्म में म्यूटेट होके नए नए तरीके से फिर डेवलप करते हैं। अभी जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में जितनी भी स्टडी है ऑलमोस्ट इसके भी हर कंट्री में केस निकल रहे हैं, 60 कंट्री में अभी तक पेशेंट आ चुके हैं। इसके जो बाकी चीजों से डिफरेंट जो प्रोफाइल है, क्लिनिकल प्रोफाइल में स्पेशली ये सिम्टम्स उतने ज्यादा नहीं कर रहा है। मतलब पेशेंट जो है, जैसे अपन कोविड 1-2 में अपन ने देखा कि पेशेंट को फीवर, कफ, निमोनिया, इन चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स उतने नहीं आ रहे हैं। पेशेंट जो है साइलेंटली है, मैक्सिमम पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है इसके थ्रू निकाले जा रहे हैं। इन्फेक्टिविटी रेट के लिए जो स्टडी आई है, अब जो लास्ट जो 5-7 दिन में जो WHO या CDC की जो गाइडलाइन आई है, इनकी जो स्टडी है, उनमें इसकी इन्फेक्टिविटी कोविड के जो डेल्टा वेरिएंट थे या कोविड के जो फर्स्ट वाले जो कोविड थे उनसे ऑलमोस्ट इनकी इफेक्टिविटी 12 से 14 गुना ज्यादा बताई गई है। लेकिन जो डेथ या जो निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट सिर्फ 10% है लास्ट डेल्टा वेरिएंट से या लास्ट कोविड वेरिएंट से। जी, ये बहुत राहत की बात है कि अभी तक जो है, जो हमने देखा है शोध में और जो जानकारी हमारे पास आई है कि इसमें संक्रामकता की जो दर है, इन्फेक्टिविटी रेट है, वो ज्यादा है, प्रसार दर ज्यादा है, लेकिन कम घातक प्रतीत हो रहा है डेल्टा के मुकाबले। डॉक्टर वर्मा जी, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोविड 1 के बाद कोविड 2 में हमारी तैयारी का जो स्तर था वो बढ़ा, तो कोविड 3 जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, यानी कि जो नए हम एक वेव आने की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में क्या हमारी तैयारी पहले से ज्यादा पुख्ता हो गई है? पिछली जो कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर आई थी उससे हम लोगों ने काफी सीखा है कि कहां कहां क्या कमियां रह गई थी। जो मेन कमी आई थी उसमें सेकंड लहर में लोगों को ऑक्सीजन के लिए काफी परेशान होना पड़ा था। हालांकि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। उसी स्थिति को ध्यान में देखते हुए इस बार ऑक्सीजन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। पिछली बार हमने जो है, हमारे पास जो है करीब 500 बिस्तर थे कोविड के लिए रखे हुए थे। इस बार हमने तीसरी लहर को देखते हुए ज्यादा जरूरत लोगों को आईसीयू बेड्स की थी, तो हमने आईसीयू बेड्स बढ़ाए हुए हैं। तो पहले हमारे पास 64 आईसीयू बेड्स थे, इस बार हमारे पास 88 आईसीयू बेड्स कर लिए हैं और जिसमें पूरी व्यवस्था है, ऑक्सीजन लाइन पूरी बराबर चल रही है और वेंटिलेटर्स बराबर हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, नर्सेस को ट्रेनिंग दी जा रही है और दवाइयों की कोई कमी नहीं है, सब दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हैं। हम लोग पूरी तैयारी में हैं। एक तो आएगी नहीं, अगर लहर आती है तो हम लोग इसके लिए पूरी तैयार हैं, डॉक्टर सब तैयार हैं इसके लिए। जी, बहुत अच्छी बात है ये, खासकर हमारे क्षेत्र के लोग जो सुन रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा केंद्र है लोगों को राहत पहुंचाने का, चिकित्सा व्यवस्था, तमाम सुविधाएं पहुंचाने का, और मेडिकल कॉलेज के डीन की तरफ से यह आश्वासन जा रहा है कि तमाम तैयारियां बहुत की गई हैं। एक तो वेब आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो तैयारी पूरी है। डॉक्टर मनीष जैन, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि पहले की
तुलना में अभी इस वेरिएंट का जो रुख है वो थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्टिव दिख रहा है, ज्यादा लोगों के बीच फैल रहा है। अभी सागर में कोई केस नहीं आया है, कुछ छिटपुट केस हमें आसपास सुनने को मिले हैं। तो क्या ये जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा की तुलना में कम घातक है, ऐसा हम कह सकते हैं? अगर प्रीवियस उनसे कंपैरिजन किया जाए तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने यहाँ पे होती है, पेशेंट जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनको ट्रीट करना सबसे कठिन काम होता है, या जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या जिनको निमोनिया डेवलप हो गया है। मान लो अगर इसी के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन के कारण से थर्ड वेव आती है और इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर ऐसे ही रहता है तो डेफिनेटली जो अपने नंबर ऑफ बेड्स जो कम हुए थे, बेड की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, तो वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन में काफी कम रहेगा। और जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर तीसरी लहर आती भी है तो हो सकता है कि अपन इतने एग्जॉस्ट ना हो पाए और अपन को इतनी चीजों की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो ओमिक्रॉन में काफी ज्यादा केस आ रहे हैं, पर डे काफी केस आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर पर डे केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। और जिनकी इतनी भी 1-1.5 महीने की जिनकी स्टडी है तो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उन पेशेंट्स में रेट काफी कम है। तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम रहेगी तो फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बेड, इन चीजों में कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। जी जी, खासकर जो है अफ्रीकी कंट्रीज हैं वहां से ये केस आना शुरू हुआ, ओमिक्रॉन वहां पैदा ही हुआ, पनपा वहां पे। डॉक्टर वर्मा, ये भी एक कारण है कि जहां पे टीकाकरण ज्यादा हुआ है वहां पे आबादी ज्यादा सुरक्षित है, वो ज्यादा कवर्ड है, सिक्योर है, क्योंकि अफ्रीकी कंट्रीज में शायद उतना टीकाकरण नहीं हुआ था। तो ये एक कारण हो सकता है कि हमारी आबादी शायद इतना लक्षण ना आए, शायद इतना पहले की तुलना में ज्यादा हमें घातक परिणाम ना देखने को मिले। डेफिनेटली जो है वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा तरीका है कोविड से बचने के लिए। कोविड की जिनको वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं उनको में अगर मान लो कोविड हुआ भी है किसी को तो उनके बहुत कम लक्षण आए हुए हैं। तो ये जो वैक्सीन है, जो अपने यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है इंडिया में, ये वैक्सीन सभी तरह के जो वेरिएंट्स हैं इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो वैक्सीनेशन तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा उपाय और तरीका है कोविड को रोकने का। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा उपाय है, आपने ऐसा बताया। डॉक्टर मनीष जैन, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, हम तीसरी वेव की जब भी बात करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या ये जो नया वेरिएंट है जो एक खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है या जिसकी एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ये बच्चों पे भी कुछ प्रभाव डाल सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं? बच्चों पे तो डेफिनेटली प्रभाव डालते हैं जितने भी पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन इसके अभी पर्टिकुलर जो ओमिक्रॉन को लेकर बच्चों की जो स्टडी आई है तो ओमिक्रॉन बच्चों में कोई ज्यादा इसके इंसिडेंस देखने में नहीं आ रहे हैं। और कोविड 1 और कोविड 2 में भी जो लहर आई थी, बच्चे मैक्सिमम जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बोले या उनमें एंटीबॉडी जल्दी बनने की पॉसिबिलिटी बोले तो पॉजिटिव तो बच्चे होते हैं लेकिन क्रिटिकल नहीं हो पाते, या क्रिटिकल कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं जाती। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि 15-20 साल से कम वालों को निमोनिया हो या कोई ऐसे अननेसेसरी और कोई प्रॉब्लम हो। तो इसके अभी कोई ऐसे सच स्टडी नहीं है कि ओमिक्रॉन बच्चों पे कर रहा है, या जो अभी लास्ट जो डाटा आ रहे हैं तो ओमिक्रॉन बच्चों में अलग से कुछ ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है। और जैसे सर बता रहे थे कि जो हमारी कोविड 3 की लहर की जो बात हो रही थी तो बच्चों के लिए जो पहले चल रहा था कि कोविड 3 जो वेव आएगी वो बच्चों को लेके आएगी, उसके लिए भी मेडिकल कॉलेज में काफी कुछ प्रबंध करे गए हैं, बेड बढ़ाए गए हैं बच्चों के लिए जो पहले एकदम से कोविड के लिए नहीं था। पीआईसीयू के जो बेड हैं, जो पीडियाट्रिक आईसीयू हैं, उनके बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है और तैयारी तो काफी कुछ है, लेकिन बच्चों के लेके अभी ओमिक्रॉन में ऐसा कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है। जी, बच्चों को लेके ऐसा कोई रिसर्च, ऐसी कोई स्टडी हमारे सामने नहीं आई है। डॉक्टर आर.एस. वर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों को लेकर के मेडिकल कॉलेज में क्या खास तैयारियां की गई है, मान लीजिए अगर ऐसी कोई आशंका आती भी है, ताकि हम उसका मुकाबला पूरे मजबूती के साथ और ताकत के साथ कर पाएं। बच्चों की कोविड की संभावना को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए एक विशेष तरह का करीब 40 बेड्स का एक वार्ड बनाया गया है जिसमें उनको सब तरह की ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर्स रखे गए हैं। बच्चों को अगर होता है तो इसके लिए जो है काफी प्रबंध किए गए हैं, पूरे इंतजाम है मेडिकल कॉलेज में, हम लोग तैयार हैं इसके लिए। मेडिकल कॉलेज बच्चों की तैयारी को लेकर भी पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर डॉक्टर मनीष जैन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि म्यूटेशन जो होता है वायरस के अंदर, कई बार ये म्यूटेशन बहुत खतरनाक होता है लेकिन कई बार ये म्यूटेशन बहुत हल्का होता है। तो क्या ये म्यूटेशन कहाँ तक जा सकता है और क्या हम ये मान सकते हैं कि ओमिक्रॉन इसके लिए पूर्ण विराम भी हो सकता है? ये पॉसिबल है। बेसिकली जितने भी पहले भी अगर जो स्टडी देखी जाए कि जैसे स्पेनिश फ्लू रहे हैं, इनके सबके जितनी भी वायरल डिसीज होती है उनका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होते हैं। ये 2 से 3 साल तक डिफरेंट पार्ट में वेव करने के बाद में, म्यूटेट होने के बाद में, ये सब धीमे धीमे करके इनके म्यूटेशन के बाद में कहीं ना कहीं जो आप पूर्ण विराम की बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे रहता है। स्पेनिश फ्लू जो 1919 में 1920-21 3 साल तक रहा, काफी हद तक उसमें भी उस टाइम पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ के अराउंड उसमें डेथ हुई थी स्पेनिश फ्लू में। तो हो सकता है कि इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी तो इस कारण से डेथ रेट ज्यादा रहा है, इतनी तब पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये वायरल डिसीज होते हैं, अपन जैसे अभी अपने लास्ट जो 5-7-10 साल पहले स्वाइन फ्लू के बारे में सुना, स्वाइन फ्लू के साथ भी यही हुआ कि स्वाइन फ्लू में भी डिफरेंट म्यूटेशन होके बाद में 2-3 साल के अंदर स्वाइन फ्लू खत्म हो गया। तो अपनी एक्सपेक्टेशन इस कोविड से भी यही है, या कहीं ना कहीं ऐसा हो कि ये
इसके म्यूटेशन होने के बाद में ये चीजें कंप्लीटली चली जाएंगी। यहाँ पर ये सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डेल्टा खतरनाक था और डेल्टा एक बड़ी आबादी को अपने चपेट में लिया। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, चूंकि हल्का इसे माना जा रहा है, हालांकि अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में हल्का माना जा रहा है। कहीं ये अगर उसको रिप्लेस कर गया तो ये हमारे लिए एक ठीक समाचार हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डेल्टा और इसके कंपेरिजन में जो डेथ रेशियो है या निमोनिया वगैरह की जो कन्वर्जन रेशियो, डेथ रेशियो, ये ऑलमोस्ट इसकी स्टडी में लेस देन 10% है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्फेक्टिविटी छोड़ के अगर सीवियरिटी की बात करी जाए, डेथ रेशियो की बात करी जाए, तो ओमिक्रॉन उससे काफी ठीक है। जी, आपने बताया ज्यादातर मरीज इसमें जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो फिर भी इसमें लक्षण क्या आ सकते हैं? इसमें बेसिक जो लक्षण थे, जो कोविड 1 और 2 में अपन जो सिम्टम्स देख रहे थे कि हाई ग्रेड फीवर उसमें होता था, 4th डे कफ स्टार्ट हो जाता था, ब्रेथलेसनेस होती थी। इसमें जो सिम्टम्स, जो मेजर सिम्टम्स आ रहे हैं वो बॉडी एक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स हैं। फीवर उतने पेशेंट में इसमें नहीं आ रहा है। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम थी कोविड 1-2 में, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो हेडेक, बॉडी एक, इनके साथ ज्यादा पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। उतने गंभीर लक्षण देखने को नहीं आ रहे हैं। आखिरी में बस डॉक्टर मनीष जैन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोविड से मुकाबला करने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार की हम बात करते हैं, तो क्या टिप्पणी है आपकी इस पे? टिपिकली हर बार जो अपन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे इसमें अलग अलग लोगों में फिर से मिथ्स स्टार्ट हो रहे हैं कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन इफेक्टिव है कि नहीं। डेफिनेटली ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। सेकंड, लोगों के दिमाग में एक मिथ आ रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां स्टार्ट हो रही है कि हमें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। अभी इसमें कोई क्लियर कट गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है। उसमें जो भी स्टडी आएंगी उसके अकॉर्डिंग पूरी गाइडलाइन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग बूस्टर लगना है कि नहीं लगना डिसाइड होगा। क्योंकि अभी से लोग बूस्टर के लिए परेशान होने लगे हैं और फिर उनको लग रहा है कि 6 महीने के बाद अब उसका असर नहीं बचा। तो अभी ऐसे कोई परेशान ना हो। और जो दूसरी भ्रांति की ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। सेकंड नंबर पे वैक्सीनेशन के बाद जो सबसे मेजर, जो अपने सबसे बड़ा वेपन है, वो मास्क। आप सबसे ज्यादा कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो हमेशा मास्क वियर करें। थर्ड, फिर से अपने जो शादी वगैरह के जो फेस्टिव सीजन शुरू होते हैं, जो गेट टुगेदर होती है, अननेसेसरी लोगों को ज्यादा इकट्ठा ना करें, अननेसेसरी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। ये 3 चीजें, वैक्सीनेशन, अननेसेसरी गैदरिंग नहीं करना है, और थर्ड, हमेशा जहां भी जा रहे हैं मास्क पहनें। जी, बहुत विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर मनीष जैन। और डॉक्टर वर्मा, आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनका सेकेंड डोज अभी छूटा हुआ है, और एक भ्रम जिसकी बात डॉक्टर मनीष जैन ने भी की कि लोग ये मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीनेशन कितना सुरक्षित होगा, असरकारक होगा कि नहीं होगा, और कोविड के अनुरूप व्यवहार जो आखिरी में हमें हमेशा कोरोना से बचाएगा। इन तीनों ही के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सेकंड डोज तो लगवाना जरूरी है, क्योंकि सेकंड डोज के बाद ही जो है काफी एंटीबॉडीज बनती हैं, तो सेकंड डोज तो सभी को लगवाना है। बाकी बूस्टर डोज के बारे में अभी कोई, जैसे बताया डॉक्टर मनीष जैन ने, कि अभी कोई क्लियर गाइडलाइन गवर्नमेंट की नहीं आई है, न कोई अभी ज्यादा बहुत स्टडी हुई है। जैसे इस पे स्टडी हो जाएगी और गवर्नमेंट की क्लियर गाइडलाइन आ जाएगी तो बूस्टर डोज का प्रावधान किया जाएगा। बाकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो शुरू से ही चला रहा है। हाथ धोएं, साफ सफाई रखें, मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। ये शुरू से ही चला आ रहा है और अभी भी जब तक कोविड रहेगा इसको बराबर फॉलो करते रहना चाहिए, जरूरी है। बहुत जरूरी है। कोरोना से लड़ने के वही जो परंपरागत उपाय हमें शुरू से बताए गए थे, वो उपाय आज भी उतने ही असरकारक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर मनीष जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, डॉक्टर RS वर्मा, डीन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से आप हमारे बीच आए और आपने कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में क्या तैयारियां हैं इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। थैंक यू।